चलो और कोई ज्वाइन हो गया है एक बार हम चेक कर लेते हैं। पलाश भी ज्वाइन हो गया है और हम भी कर लेते हैं ज्वाइन और शुरू करते हैं सेशन। यस, ओके। चलो तो कल हम लोगों ने बात जो किए थे वहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने बात जो खत्म किए थे वो चर्चा हम लोगों ने खत्म किस चीज पर किया था? हम लोगों ने खर्चा जो कल का जो चर्चा है, कल का हमारा डिस्कशन है, जिन लोगों ने सेकंड पार्ट नहीं देखा है मैं उन लोगों के लिए एक बार रिकॉल कर दूं चीजों को, ठीक है? बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कल हम लोगों ने, यस वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ओके गुड। तो हम लोग ने कल जो सेशन ऑफ किया था वो किया था डिडक्शन से रिलेटेड। मतलब हम लोगों ने कल का जो सेकंड सेक्शन है, पहला सेशन हमारा स्टार्ट डिडक्शन से ही था, सेकंड सेशन भी पूरा डिडक्शन पे चला। मतलब कल हम लोगों ने जो कुछ रिस्पेक्टिव डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि सैलरी हेड के कुछ डिडक्शंस होते हैं अंडर सेक्शन 16, उसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23, 24, 25 के कुछ डिडक्शन थे। बिजनेस गेन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 30 से लेकर 44 तक के यहाँ पर डिडक्शन है। कैपिटल गेन की बात करूं तो 48 से लेकर 54 तक है। आईओएस की बात करूं तो सेक्शन 57 है। ये डिडक्शन के कुछ सेक्शंस है रिस्पेक्टिव इनकम के अगेंस्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और डिडक्शन होते हैं जिसे हम चैप्टर 6A के डिडक्शन कहते हैं, ठीक है? तो जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है उसकी बहुत लंबी लिस्ट है, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के। अब आपका सवाल यह है कि सर हमने डिडक्शन के बारे में क्यों जानकारी रखना है, क्यों हमने डिडक्शंस के बारे में पढ़ना है, क्या काम आने वाला है डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय पर? तो आप लोगों को ये जो डिडक्शन वाले सेक्शंस है ये अपने क्लाइंट का टैक्स बचाने के काम में आने वाले हैं, ठीक है? ये सारे सेक्शंस, ये सारे डिडक्शन आपको टैक्स सेविंग के लिए काम में आने वाले हैं। और आप क्या करने वाले हो, अपने क्लाइंट को टैक्स सेविंग के साथ साथ टैक्स प्लानिंग करके दे सकते हो कि भाई वो आपका क्लाइंट अगर पैसे कमा रहा है तो कहां से कैसे वो टैक्स बचा सकता है। आप इन चीजों को भी अपने क्लाइंट के साथ क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ रिटर्न फाइल करने से आप एक्सपर्ट नहीं बनते। एक्सपर्ट बनाता है कि आप क्लाइंट के कैसे पैसे बचा रहे हो। आपके पास क्लाइंट क्यों टिकेगा यार? कोई भी मार्केट में कई लोग बैठे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन आप में, आपके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है, आपके अंदर क्या स्पेशल चीज है जो क्लाइंट आपसे जुड़ा रहे? तो प्लानिंग हर कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि प्लानिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। टैक्स बचाना, फाइल करना हर किसी को आता है, बट टैक्स कैसे बचाना हर किसी को नहीं आता। तो हम लोग इस जो कोर्स है इसमें टैक्स सेविंग और प्लानिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे क्लाइंट का पैसा बचा सकते हो आप लोग। तो हम लोगों ने इनकम टैक्स का जो थर्ड सेशन शुरू किया है इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की है किससे रिलेटेड, इनकम क्या होता है। हमने पहले बात किया जीटीआई से रिलेटेड। ग्रॉस टोटल इनकम में 5 अलग अलग सोर्सेस की इनकम मिलती है। फिर उसके बाद हमने कल के सेशन में बात किया था डिडक्शन से रिलेटेड, ठीक है? मैं कुछ और टेक्निकल चीजें आज बात करूंगा और आज हम लोग चलेंगे सीधा पोर्टल पर, ठीक है? हम कुछ टेक्निकल चीजें बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे किधर, पोर्टल पर। सर पोर्टल पर क्या बताओगे आप? आज हम पोर्टल पर एक पहला प्रैक्टिकल काम सीखेंगे, बट थोड़ा थ्योरी करने के बाद, ठीक? तो हम वापस अभी थ्योरी वाली नोट्स पर आ गए हैं और अभी हम बात करते कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। यस गाइस, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको मैं जानता हूं वो कंफ्यूज होते हैं। आप उनको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर उनको उतना समझ में नहीं आता, बट एज अ प्रोफेशनल आप उनकी भावनाओं को समझ लेना कि वो बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को उतनी क्लैरिटी नहीं है असेसमेंट ईयर या प्रीवियस या फाइनेंशियल ईयर को लेकर, बट एज अ प्रोफेशनल आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जिस साल के इनकम के ऊपर, जिस साल के इनकम
के ऊपर हम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं या रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स इनकम के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और जिस साल में वो टैक्स फाइल हो रहा है, मतलब जिस साल में वो रिटर्न फाइल हो रहा है, जिस ईयर में उसका कैलकुलेशन हो रहा है, उस ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये हो गई बहुत आम आदमी की भाषा में। और इससे ज्यादा शब्दों में मैं बात करूं तो जो प्रीवियस ईयर है, इसके बाद आता है असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के पहले आता है प्रीवियस ईयर। सर क्या मजाक कर रहे हो आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में आपकी डेफिनेशन में लिखा है कि दोज ईयर विच आफ्टर द प्रीवियस ईयर इज नोन एज असेसमेंट ईयर एंड द प्रीसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर इज द नोन एज प्रीवियस ईयर, ऐसा डेफिनेशन में लिखा है। सर बट होता क्या है वो तो समझाओ एग्जाम्पल के साथ। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा आ रहा है आपके सामने। सपोज अभी जो हम रिटर्न भर रहे हैं ना, अभी रिटर्न हम भर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 का, ठीक है, लेकिन ये असेसमेंट ईयर है, मतलब इस साल में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कौन से साल की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? जो पैसा क्लाइंट ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में कमाया है, ये साल कहलाता है प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। अभी हम इस साल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस साल का, तो ये कहलाएगा हमारा प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जिस साल का हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और असेसमेंट ईयर क्योंकि हम अब ये रिटर्न 1 अप्रैल 2021 के बाद से फाइल करना शुरू होता है, मतलब ये वाला जो इस ईयर शुरू हो गया है ना नया, इस वाले साल में रिटर्न फाइल होगा। तो जिस साल में रिटर्न फाइल होता है उसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। तो हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर के बाद आता है असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर के पहले आता है प्रीवियस ईयर। यस गाइस, मुझे बताइए क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, क्लियर है क्या ये चीज? हाँ सर। यस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आइदर डायरेक्टली पूछकर या फिर अपने चैट बॉक्स के थ्रू भी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं दूसरी बात करता हूं। आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट पता चल गया। इसके बाद आपको कुछ और चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जीटीआई के बारे में हमने समझ लिया है कि जीटीआई क्या होता है, हमने डिडक्शन के बारे में चर्चा किया, डिडक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ और इनकम टैक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं जिसका हमें आगे चल के जरूरत पड़ने वाला है। असेसी, बार बार इनकम टैक्स में एक वर्ड यूज होगा असेसी। सर सर सर, असेसी का मतलब कौन होता है? आपका क्लाइंट, आपका क्लाइंट जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसे इनकम टैक्स की लैंग्वेज में असेसी कहते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जो इनकम टैक्स रिटर्न जिसका भरा जा रहा है उस पर्सन को कहा जाता है असेसी। तो होप आपको असेसी वर्ड भी क्लियर रहेगा। असेसी आपका क्लाइंट होता है। उसके अलावा आप लोगों को रेसिडेंट, ये वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। रेसिडेंट, ठीक है, जिसमें होता है एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का रहवासी, ठीक है, और नॉन रेसिडेंट का मतलब होता है गैर भारतीय, मतलब जो भारत का रहवासी नहीं है, गैर भारतीय निवासी। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको इनका ज्यादा क्लैरिफिकेशन अच्छे से क्लियर चाहिए क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम क्लाइंट आएंगे वो आएंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। एनआरआईज आपके पास थोड़े कम ही आएंगे, लेकिन यस अगर आ भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक एनआरआई का रिटर्न फाइल किया था, मतलब वो तो थे प्रॉपर इंडिया के ही है, लेकिन काफी समय से वो इंडिया के बाहर रह रहे, मतलब उनकी एक्चुअली इंडिया के बाहर जॉब है, लेकिन उनका इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया से ही फाइल होता है। वो जॉब पर्पस से बाहर है, फॉरेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो है उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की ही, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही है, भारतीय मूल के नागरिक है, लेकिन जॉब पर्पस से पिछले 2.5 साल से वो इंडिया के बाहर चल रहे हैं। तो उनके पास रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं है, वो एनआरआई कहला रहे हैं फिलहाल में। तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? तो जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इनकम टैक्स फाइल करने का प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस एनआरआई का होता है। बस इतना फर्क है कि आरआई मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ थोड़े से लॉ बदल जाते हैं इनकम टैक्स में, और एनआरआई के लिए थोड़े से लॉ बदल जाते हैं इनकम टैक्स के, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई बड़ा मेजर फर्क नहीं है। उसके अलावा आपको एक और टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, आरपी, रिप्रेजेंटेटिव क्या है आपका?
आरपी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, एसएससी के कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन तो नहीं है, मतलब कि एसएससी के बिहाफ में, मतलब एसएससी के बिहाफ में कोई और तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है, जनरली ये आरपी वाला कॉन्सेप्ट कब आता है, जब कोई एक्सपायर्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई एक्स नाम का पर्सन था, उसका इनकम टैक्स टीडीएस कट गया था या उसको रिटर्न फाइल करना था, बट ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपायर्ड हो गया, तो अब उसका कोई तो भी जो भी लीगल नॉमिनी था या लीगल हेयर था, उसका रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा, वो क्या करेगा, अब इसके बिहाफ में टैक्स भरेगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएगा अपने डिक्लेरेशन पर, क्योंकि जिस पर्सन का था वो तो एक्सपायर्ड हो गया, तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव अपने रिस्क पर अपने डिक्लेरेशन पर रिटर्न फाइल करवाएगा, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इनकम टैक्स में सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किस चीज को लेकर, कि इनकम टैक्स में अलग अलग आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब मैं मेन कोर एरिया की तरफ आ जाता हूँ आईटीआर फॉर्म्स को लेकर, लेकिन मैं आईटीआर फॉर्म 1 to 7 होते हैं, मैं ग्रेजुअली एक एक करके एक एक दिन में एक एक फॉर्म की बात करूंगा, ठीक। तो मैं पहले आपको लेकर आ जाता हूँ इनकम टैक्स की साइट पर, मैं आप लोगों को लेकर आ जाता हूँ भाई इनकम टैक्स की साइट पर। तो हम गूगल पर इनकम टैक्स की साइट पर आएंगे, आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है ई फाइलिंग। अब जैसी ई फाइलिंग, सॉरी यहाँ पर ई फाइलिंग ई टाइप नहीं हुआ शायद, तो जैसे ही मैं गूगल पर ई फाइलिंग सर्च करता हूं, मेरे पास इनकम टैक्स का एक होम पेज वाला पेज ओपन होगा, बट ये पुरानी वेबसाइट है, ठीक है, ये पुरानी वेबसाइट है। ये पुरानी वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो पुरानी वेबसाइट पे चले जाओगे। मैंने शायद आपको पुरानी वेबसाइट दिखाया था कैसी दिखती है, ये गवर्नमेंट की पुरानी वेबसाइट है, होप खुल जाइए, ये पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये बदल गया है वेबसाइट गवर्नमेंट का, अब ये वेबसाइट पर कोई भी काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी करूंगा ना, इस वेबसाइट पर अगर मैं क्लिक भी करूंगा तो ये मुझे नए वेबसाइट पर ले जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट का नया पोर्टल है उस नए पोर्टल पर ले जाएगा, करेक्ट, मुझे ये गवर्नमेंट नए पोर्टल पे ले जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, सर ये है क्या पोर्टल, हमें इस पोर्टल के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि अब ये पोर्टल हो चुका है खत्म। मैं अगर यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर लूं जैसे रजिस्टर्ड, तो क्या बोलता है, प्लीज विजिट द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल, क्योंकि ये पोर्टल हो गया है मेंटेनेंस में चली गया, मतलब ये पोर्टल हो गया है बंद। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये पोर्टल हो गया है अभी बंद, मेंटेनेंस पर आ गया ये अभी पोर्टल आपका, करेक्ट। चलो तो हम बात कर लेते हैं नए पोर्टल की। मैं बैक कर दिया और बैक कर दिया, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ये दिखेगा एक इनकम टैक्स .gov.in। सर दोनों पोर्टल में फर्क क्या है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दोनों पोर्टल का यूआरएल, ये पुराना यूआरएल है, ठीक है, ये क्या है आपका ओल्ड यूआरएल नंबर है, ये पुराना पोर्टल है, ये रहा आपका जी नया पोर्टल। तो मैं नए पोर्टल पर क्लिक करूंगा, किसी को वेबसाइट लिखना है ये वाली लिख लो, नहीं तो याद रख लो incometax.gov.in। सर ये पोर्टल पर तो हम पहले भी आ चुके हैं, हाँ हम पहले भी आ चुके थे, हम लोगों ने जब लिंक आधार या फिर पैन कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह की बात किया था, जब हम लोगों ने इंस्टेंट पैन कार्ड बनाने की बात किए थे, तब हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट का इस्तेमाल किया था, इस पोर्टल का इस्तेमाल किया था। चलो तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में ओवरव्यू करवा देता हूँ कि इस पोर्टल पे क्या क्या चीजें होती है। तो ये अगर आप इस पोर्टल को देखो तो अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है ये, अगर आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं से भी और कभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब किसी का सवाल ये होगा कि सर क्या हम महाराष्ट्र में हम बैठकर छत्तीसगढ़ वालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? अरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, आप जहां के चाहो, कर्नाटका, आपके माइंड में जो स्टेट आ रहे हैं आप सारे स्टेट के लोगों के रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिकॉज इसको बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और भारत के में जितने राज्य है सब सारे जगहों के लिए एलिजिबल हो, और हर जगह इनकम टैक्स रिटर्न यहीं से फाइल होता है, ठीक है। अल्टीमेट पोर्टल यही है। अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट या सॉरी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि क्लियर टैक्स, टैक्स क्लाउड, टैक्स बेस,
ऐसे बहुत जीनियस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। सारे के सारे सॉफ्टवेयर पेड वाले रहते हैं और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर फ्री वाले भी रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द क्लास में आप लोगों को कुछ फ्री सॉफ्टवेयर के नाम बताऊंगा कि आप वो फ्री सॉफ्टवेयर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फ्री सॉफ्टवेयर से आप कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट ये अभी नहीं, पहले हम इस पोर्टल को समझते हैं और फिर बाद में हम फ्री वाले सॉफ्टवेयर को भी समझेंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको पूरा का पूरा विंडो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। ये पूरा विंडो है आपका किससे रिलेटेड, इनकम टैक्स की साइट से रिलेटेड। देखो धीरे धीरे इसमें अपडेट्स आते जा रही है, धीरे धीरे इसमें चीजें ऐड होते जा रही है। आपको याद होगा जब हम पहले देखे थे तो पहले हमारे पास अवर सर्विसेज के नीचे कुछ ओपन नहीं होता था, फिर बाद में हमने कितने लोगों को रजिस्टर्ड किया, इसकी डिटेल खुलना शुरू हो गई। नाउ अब हमको यहाँ पर कुछ न्यूज वगैरह भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ कुछ अच्छा ये तो नहीं, ये भी था लास्ट टाइम हमने देखा था ये चीज भी। यहाँ कुछ अवेयरनेस वीडियोस वगैरह भी है जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे। कुछ ब्राउचर्स वगैरह भी है, ई फाइलिंग पोर्टल के बारे में अगर आपको जानना है, ग्रेवियंस रिस्पॉन्ड प्रोसीजर के बारे में डालना है, ई फाइलिंग रिटर्न्स के बारे में जानना है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। बट मैं आप लोगों को एक एक करके एक एक सेगमेंट को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरे कर्सर पर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये है आपके पास होम पोर्टल, मतलब ये आप कहीं पर भी चली जाओ, अगर आप होम पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आप अपने इस पर्टिकुलर जो इंटरफेस देख रहे हो ये देख पाओगे। अब आपके पास यहाँ पर दिख रहा है इंडिविजुअल HUF। आपको अगर रिटर्न फाइल करना है या कोई गाइडलाइंस चाहिए, जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, अगर आपको उसके लिए कोई गाइडलाइंस चाहिए कि उसके लिए कौन सा टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है, उसका रिटर्न कैसे भरना है, तो यहाँ पर पूरे स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे मान लो किसी सैलरी वालों के लिए आपको देखना है कि क्या टैक्स स्लैब लगता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका टैक्स स्लैब चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके का टैक्स स्लैब चल रहा है अभी। अगर मैं लेस देन 60 इयर्स वालों की बात करूं, 60 साल से कम वालों के लिए, तो फिलहाल में हमारा ये एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है और ये नया टैक्स स्लैब है। दो टैक्स स्लैब है हमारे पास, हमको दोनों में से कोई एक टैक्स स्लैब को चूज करना पड़ता है। वो भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को टैक्स स्लैब चूज करना है। सर 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 बात समझ में नहीं आई, आप बार बार ये क्या टैक्स स्लैब क्या बोल रहे हो? सर हमें तो स्लैब का मतलब समझ में आता है छत। बेटा वो स्लैब होता है, ये स्लैब है, ठीक है। स्लैब का मतलब क्या होता है, एक दायरा, ठीक है। आपके लिमिट का दायरा सेट कर दिया गया है, एक आपके इनकम की लिमिट, एक रेंज सेट कर दी गई है कि अगर आप इस रेंज पर आते हो, जैसे अगर कोई पर्सन 0 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक कमाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई नो टैक्स, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम की रेंज यहां से बढ़ गई, यहां से आपकी इनकम की रेंज 2.5 लाख से लेकर अगर 5 लाख पर पहुंच गई, तो गवर्नमेंट इस पर कुछ स्पेसिफिक रेट से टैक्स लेगा। जैसे 5% बोलता है गवर्नमेंट में टैक्स लूंगा, ये जो डिफरेंस आया ना आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, इस डिफरेंस की इनकम पर हम 5 लाख का इंटरेस्ट टैक्स लेंगे। फिर जैसे आपकी और इनकम बढ़ेगी, आप 5 लाख से 10 लाख कमाओगे, इस बीच में अगर कमाओगे तो गवर्नमेंट आपसे 20% टैक्स लेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से, ये मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड आपका टैक्स का रेट, रेंज, किस रेंज में हम टैक्स भरते हैं। और अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर फिर कितनी भी चली जाए, तो फिर आपको 30% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। तो ये एक टैक्स स्लैब था, नील का, 5% का, 20% का, 30% का, किसके लिए? ओल्ड लोगों के लिए, ठीक है। किसके लिए? ओल्ड लोगों के लिए। तो आप ये ओल्ड टैक्स स्लैब एक बार चेक कर सकते हो, ये रहा ओल्ड वाला टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब मतलब ये रेंज है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। बहुत सारे लोग तो इस गलतफहमी में जीते हैं कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। भाई 5 लाख तक टैक्स भरना नहीं है, लिमिट पहले भी 2.5 लाख थी, अभी भी 2.5 लाख है, आने वाले साल में भी 2.5 लाख रहेंगी, उसके बाद शायद बदल सकती है। लेकिन मैं आपको पूरे एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूं कि आने वाले साल में भी लिमिट 2.5 लाख ही रहने वाली है। बेसिक एग्जेम्पशन क्यों? क्योंकि वो इस साल का जो फाइनेंस बजट आया हमारा 2021 का, उसमें ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि हमारा टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। मतलब जो भी चेंजेस होता है उसकी जानकारी हमें अप्रैल में ही पता चल जाती है, साल की शुरुआत में ही पता चल जाती है कि उसमें क्या चेंजेस होगा, क्या चेंजेस नहीं होगा। तो ये 2.5 लाख का स्लैब आपका नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट ईयर में भी सेम नॉलेज आपका काम आने वाला है। चलो आगे और बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं टैक्स स्लैब में न्यू टैक्स स्लैब की।
ठीक है। तो न्यू टैक्स स्लैब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शुरुआत के 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बाद के 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, मतलब शुरुआत के जो 2 स्लैब है ये कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो उसके बाद के स्लैब है उसमें चेंजेस है। जो थर्ड वाला स्लैब था ना 5 से 10 लाख तक का, यहाँ सीधा सीधा 20% लगता है, लेकिन नए टैक्स स्लैब में लिमिट को थोड़ा चेंज कर दिया गया। 5 लाख से अगर 7.5 लाख के बीच में इनकम है तो 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है तो 20%, अगर 12.5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है तो फिर आपका क्या बोलते हैं 25%, और 15 लाख के ऊपर अगर सैलरी चलेगी तो 30%। ये न्यू टैक्स स्लैब है। अब आपको डिसीजन लेना है कि हमने ओल्ड स्लैब में रहना चाहिए या न्यू स्लैब में। वो सर कैसे डिसीजन लेते हैं, चिंता ना करो, वो भी हम सीखेंगे। तो ये टैक्स स्लैब क्यों पता होना जरूरी है, हर एक पर्सन जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है उसको इसलिए पता होना जरूरी है ताकि वो अपने क्लाइंट का सही ढंग से रिटर्न फाइल कर सके। अच्छा, ऐसा आपका कोई क्लाइंट है, ऐसा आपका कोई क्लाइंट है जिसका एज 60 के ऊपर है, वो 60 साल के ऊपर का है, तो उसके लिए स्लैब रेट अलग है। ओल्ड रेजिमे में उनको 3 लाख तक छूट है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स, और 10 लाख के ऊपर गाड़ी चली गई तो 30% का टैक्स। जबकि न्यू इसमें कोई रियायत नहीं दी गई, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 के बीच में 5%, 5 से 7.5% के बीच में 10%, 7.5 से 10 के बीच में 15%, फिर यहाँ पर 20%, और इसके बाद वाले इसमें 25, और उसके बाद वाले में 30%। इस तरीके से हमारा क्या है, टैक्स रेट डिसाइड किया गया है। इस तरीके से हमारा क्या डिसाइड किया गया है, स्लैब रेट्स डिसाइड किए गए हैं न्यू रेजिमी और ओल्ड रेजिमी में। इसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। इसे क्या कहते हैं हम, सीनियर सिटीजन। ऐसे लोग जो 60 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे है, ऐसे लोगों को हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो 80 के भी ऊपर चली गए, कितने के ऊपर, 80 के ऊपर चली गए, तो उन लोगों को हम लोग कहते हैं सुपर सीनियर। तो ये सुपर सीनियर लोगों के लिए स्लैब है, ठीक है। ये स्लैब किसके लिए बना हुआ है, ये स्लैब बना है सुपर सीनियर सिटीजन वालों के लिए। सर सुपर सीनियर का मतलब क्या होता है, जो लोग 80 प्लस है एज में, उसे हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ये उनका टैक्स स्लैब दिया हुआ है। तो टैक्स स्लैब आपको पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टैक्स स्लैब पता नहीं होगा तो आप प्रोफेशनल कैसे बनोगे। रिटर्न फाइल तो करते आ जाएगा, लेकिन आप प्रोफेशनल कैसे बनोगे। तो मैं वापस होम पेज पर आ जाता हूँ, यहाँ पर होम पर क्लिक कर देता हूँ, मैं वापस होम पर आ गया, ठीक है। तो जैसा हमने इंडिविजुअल एचयूएफ में क्लिक किया, ये जैसा सैलरीड एंड बिजनेस वालों के लिए हमको टैक्स स्लैब देखना था, हमको गाइडेंस देखना है कि किस तरीके से रिटर्न फाइल होती है, कौन कौन से इनको फॉर्म्स एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स को, अगर आपको वो देखना है। सर ये फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो आपके पास अलग अलग आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं। सर इसको थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ ना। गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है। सर कैसी कैटेगरी बनाई है, गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है, अगर आपकी इनकम सैलरी से और अदर सोर्सेज से होती है, उसके अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो आप लोग ITR 1 भरोगे। अगर आप लोगों की इनकम सैलरी से होती है प्लस हाउस प्रॉपर्टी से होती है प्लस IOS से होती है, तो आप लोग ITR 2 भरोगे। अगर आप लोगों की इनकम सैलरी से होती है प्लस हाउस प्रॉपर्टी से होती है प्लस IOS से होती है प्लस बिजनेस से होती है PGBP से, तो आप लोग ITR 3 भरोगे, ठीक है। अगर आप लोगों की इनकम ओनली एंड ओनली PGBP से होती है और IOS से होती है, तो आप लोग ITR 4 भरोगे। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए गए। अच्छा, अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो ITR 3 भरोगे। ऐसे गवर्नमेंट ने अलग अलग ITR फॉर्म्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा क्राइटेरिया कौन से क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है, वो सीखना है अभी आपको। ITR 1 किसके लिए होता है, ITR 2 किसके लिए होता है, ITR 3 किसके लिए होता है, 4 किसके लिए होता है, 5 किसके लिए होता है, 6 किसके लिए होता है, 7 किसके लिए होता है। ये 7 ITR के बारे में आप लोग सीखना है, जो हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखेंगे।
ठीक है, बहुत वास्ट चीजें हैं, बट हम लोग इत्मीनान के साथ पूरे प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस के साथ चीजों को करेंगे। तो आप लोगों को अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। हालांकि सबसे ज्यादा जो क्लाइंट को आप लोगों को जो काम मिलेगा वो मिलेगा इसका ITR 1 का, ITR 4 का, थोड़े बहुत काम आएंगे ITR 3 के। सबसे ज्यादा आपको काम मिलेगा ITR 4, ITR 1, ITR 3, 2 का कभी कभार मिलेगा, लेकिन 5, 6, 7 गोंदिया लेवल पर आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी 5, 6 और 7 के क्लाइंट्स नहीं है, बिकॉज इसके लिए आपको अलग कंडीशंस और अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। गोंदिया में क्लाइंट है, बट हम जैसे नॉर्मल जो सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर है या जो सिर्फ इनकम टैक्स एज अ बिगिनर बोल सकते हो जैसे आप लोग, तो आपको नहीं मिलेगा। मुझे अभी ITR 5 का काम मिला है फिलहाल में एक, बट जब तक ये क्लाइंट डेटा सेंड नहीं करेगा मैं कंफर्म नहीं मानूंगा कि वो काम मुझे मिल गया है करके। क्लाइंट को मैंने डेटा के लिए बोल दिया है। तो हमको ये ITR फॉर्म्स के बारे में सीखना है। सर कौन सिखाएगा? एज ऑब्वियस ये पूछने वाला सवाल ही नहीं है, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सर आप हमें सिखाना शुरू ही कर दीजिए। ITR 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 7 क्या होता है। यस, एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर आप CA क्वालिफाइड हो क्या? तो आई एम इन फाइनल। ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं हूँ, CA फाइनल में हूँ अभी। ठीक है, तो 100% क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट जो CA की जो 3 साल की आर्टिकलशिप और जो CA का जितना वर्किंग रहता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी से काम वगैरह करना। ठीक, इवन दो आप CA से भी अगर काम देखोगे तो CA के पास भी, क्योंकि मैंने CA फॉर्म में पूरे अपने 3 इयर्स स्पेंड किए, लास्ट 3 इयर्स मैंने CA फॉर्म में स्पेंड किए। तो गोंदिया लेवल पर मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली बात बताऊं तो 5, 6, 7 के काम ज्यादा नहीं मिलते, बहुत लिमिटेड काम मिलते हैं, क्योंकि गोंदिया में ज्यादा 5, 6, 7 का यूज होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैसे कंडीशंस वाले लोग हैं ही नहीं ज्यादा, इसलिए कम काम मिलता है। ठीक है, होप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें आगे कि पर्टिकुलरली हमने ITR 1 किसके लिए भरना चाहिए। तो ये चीज को एक काम करते हैं, हम लोग पोर्टल से ही सीखते हैं किसके लिए भरना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इंडिविजुअल पर, और मैं यहाँ पर एक मिनट ITR फॉर्म्स, मैं जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक किया तो देखो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग ITRs आ गए। ठीक है, ITR 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 7। सर कहां से मिला आपको? ये पोर्टल पे ही डाउनलोड्स वाला सेगमेंट। इस डाउनलोड में ये आपको कुछ ऑफलाइन यूटिलिटीज दे रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने ये सारी यूटिलिटीज डाउनलोड कर ली है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। चलो मैं डाउनलोड भी कर लेता हूं आप लोगों के सामने। हालांकि मेरे पास ये सारी चीज डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर मैं आप लोगों के कोर्स के अगर मैं इस पर ला लूं फोल्डर पे, तो ये सारी चीज मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में रखी हुई है। ये रहा जी इनकम टैक्स, ये देखो मैंने ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलरेडी आपके लिए ITR के कुछ मटेरियल्स ये डाउनलोड करके रखे हैं। इन फ्यूचर अगर कभी मान लो नेट वगैरह का इशू आया, हम लाइव नहीं देख पाए, तो हम रिकॉर्डेड मतलब वो हमारे पास ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेंगी चीजें। चलो, तो सर ITR 1 किनके लिए होता है? गाइस पेन कॉपी उठा लो, इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, नोट डाउन करना शुरू करना। ITR 1 हम किसके लिए फाइल करते हैं? यस, किसके लिए फाइल करते हैं? तो ITR 1 जो हम फाइल करते हैं वो हम बेसिकली पहली बात तो इंडिविजुअल के लिए करते हैं। सर इंडिविजुअल मतलब आपके या हमारे जैसे कोई नेचुरल पर्सन के लिए हम ITR 1 फाइल करते हैं। वो भी ऐसे लोग जो कहीं पर कायमी काम कर रहे हैं, सैलरी पर काम कर रहे हैं, मतलब सैलरी वाले लोगों के लिए हम क्या करते हैं? ITR 1 फाइल करते हैं। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन देखोगे कि ITR 1 फाइल करने के लिए कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग ITR 1 फाइल करते हैं, तो आप ये पॉइंट को देखो। ITR 1 कौन फाइल करता है? ऐसे लोग जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ऐसे लोग जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन 50 लाख इनकम कहां से होना चाहिए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस 3 ही सोर्स की इनकम होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो सैलरी से कमा रहे हैं प्लस
एक हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, IOS से कमा रहे हैं, अगर उनकी इनकम इन तीन सोर्स से है और 50 लाख से कम है तो ही वो ITR 1 भर पाएगा, तो ही वो ITR 1 फाइल कर पाएगा। यस, ITR 1 की क्या कंडीशन है गाइस? इनकम कहां से आना चाहिए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, और कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से कम, तो ही वो ITR 1 भरेगा। यस, ITR 1 कौन भरेगा? क्लियर है क्या? ITR 1 कौन फाइल करेगा? ऐसे व्यक्ति जिनकी, salaried person. सॉरी, अच्छा बता रहे हो क्या? बताइए बताइए। पूजा आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपरली। क्या खा रहे हो? ओके, मुझे लगा कुछ पूछ रहे, कुछ बता रहे हैं। तो ITR 1 के लिए कौन एलिजिबल है? तो ITR 1 के लिए एलिजिबल है ऐसे लोग जिनकी इनकम सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेस से है, बट 50 लाख से कम है, वो लोग ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ITR 1 में क्लबिंग होती है। सर क्लबिंग, चलो छोड़ो, फिलहाल मैं क्लबिंग पे नहीं जाता मैं, नहीं तो और आप लोगों के माइंड में कुछ नए क्वेरीज आएंगे। मैं क्लबिंग को बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी जो जरूरी चीज है वो चीज हम देख लेते हैं। हमने ये चीज तो देख लिया कौन लोग ITR 1 भर सकते हैं, बट ये भी पता होना चाहिए कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने ऊपर वाली 3 कंडीशन फुलफिल कर दी, मतलब उनकी सैलरी से इनकम हो रही है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, या फिर IOS से हो रही है, या फिर तीनों से हो रही है, और 50 लाख से कम हो रही है, मतलब आपके हिसाब से वो ITR 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर उसने इसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया तो वो ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। सर ये अब क्या पंचायत है? यही तो इनकम टैक्स है। ये पंचायत नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट है। यहाँ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस इतने होते हैं कि लोग पढ़ते पढ़ाते थक जाते हैं। ठीक है, और जो बात आती है प्रैक्टिकल की, तो जितना ये दरिया है, जितना आप इसको सीखते चलोगे ना, उतना आपका एक्सपर्टाइजेशन बढ़ते हुए और इंक्रीज होते हुए चलेगा। तो चलो, कौन लोग एलिजिबल नहीं है ITR 1 के लिए? तो ऐसे लोग जो कंपनी के डायरेक्टर है वो एलिजिबल नहीं है ITR के लिए। ऐसे लोग जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखे हुए हैं, अनलिस्टेड, मैं लिस्टेड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने शेयर मार्केट से